अनिरुद्ध नंदा का स्वागत है हमारे थिंक न्यूज़ चैनल पे। और ये चंडीगढ़ से इन्होंने लॉ किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से। उस समय भी काफ़ी धाक जमाई थी एक विद्यार्थी के रूप में। और फिर ये मास्टर्स के लिए फ्लेचर यूनिवर्सिटी चले गए इंटरनेशनल रिलेशंस पे स्टडी करने। वहाँ से इन्होंने मास्टर्स की, जो कि मेरिट पे सिलेक्शन हुई थी, जिसमें इनको 50% स्कॉलरशिप भी मिला। और फिर इन्होंने हार्वर्ड से वातावरण पे 2 कोर्सेज किए। ये कोर्सेज जो किए हैं इन्होंने, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक यानी कि हमारे भविष्य से ताल्लुक़ रखते विषय हैं। तो आज हम इनसे यही जानना चाहेंगे कि समस्त विश्व का जो वातावरण है वो क्या है, कैसा है, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, क्या क्या आने वाली हैं। अनिरुद्ध, स्वागत है आपका। तो पहले मेरा सवाल है कि समस्त विश्व में ग्लोबल वार्मिंग को बहुत कह रहे हैं जी, आने वाली है, आने वाली है। इस पे आप क्या अध्ययन क्या है? थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। वेलकम। अगर हम सारे के सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को बहुत पहले से देखें, हाँ, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी धरती 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की बनी कहते हैं, हाँ, साइंस कहती है। हाँ, और स्टार्टिंग से लेके अब तक हमारे धरती के ऊपर क्लाइमेट बहुत अलग अलग तरह से रहा है। जी जी कभी इस धरती के ऊपर आज से बहुत ज़्यादा गर्मी थी जी और इसी धरती ने बहुत सारी आइस एज भी देखी है। जी 20,000 साल पहले हमारी पहली जो लास्ट आइस एज थी हमारी, हाँ, वो हमने देखी। और तब हम कह सकते हैं कि जो पानी का स्तर था वो 120 मीटर आज से नीचे था। ओह अच्छा। लेकिन 8,000 साल से लेके अब तक हाँ, जो हम देख रहे हैं, क्लाइमेट का एक सेम पैटर्न सा रहा है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारी धरती थोड़ी वार्मर साइड पे रही है और टेम्परेचर्स काफी प्रिडिक्टेबल रहे हैं। ओके। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम पहले से लेके, जब से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप जब से कह सकते हैं कि जब से शुरू हुए, बिल्कुल, तब से हम लोगों ने जो सारी की सारी प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज लगाना और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना और फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना, जब से हमने ये करना शुरू किया है, तब से हमने वातावरण के अंदर ऐसी, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरीली कहते हैं, उसने उसकी वातावरण में इतनी ज्यादा अब हम एमिट कर चुके हैं अपने वातावरण में, ताकि अब जो सूरज की रेज आती हैं वो हम उनको और कैप्चर कर रहे हैं। ओह, तो उस इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बिल्कुल हो गई है या हो रही है? हम काफी आगे तक जा चुके हैं। हम ऐसे टिपिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहां पे हम सबका रहना मुश्किल हो रहा है। जी। जो हमारे पैटर्न्स थे कि हमें पता था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वेदर होगा, क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं और इसको इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा वातावरण को लेकर सजग भी है, जिम्मेवार भी है? ऐसे एक देश की तरफ पॉइंट आउट करना तो मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत देश हैं जो अपनी अलग अलग तरीके में एक्टिविटी कर रहे हैं। 2-4 देश ऐसे हैं जहां आज भी वातावरण को उसका स्थान दिया जाता है और उसकी इज्जत की जाती है। जैसे एक हमारा देश है कोस्टा रिका, आपने नाम सुना होगा। ओह यस यस। तो कोस्टा रिका की डिफॉरेस्टेशन लेवल 1990s में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। लेकिन उस देश ने इकट्ठे आके एक डिसीजन लिया कि हम इस डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे ही नहीं, हम अपनी एफॉरेस्टेशन भी बढ़ाएंगे और हम अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाएंगे। क्या वो सफल हुए? बिल्कुल सफल हुए। आपको जान के ये हैरानी होगी कि वो देश कुछ ही टाइम में या वहां तक पहुंच रहा है या पहुंचने वाला है जिसके अंदर वो देश कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। ओह वाह। तो कोस्टा रिका इस दुनिया के लिए एक उदाहरण। बिल्कुल। किसी और देश का कोई उदाहरण? और देशों के उदाहरण अगर हम देखें तो वो डेवलप्ड वर्ल्ड से भी हम टेक्निकली नहीं सीख सकते, लेकिन अब जो वो एफर्ट्स ले रहे हैं वो सराहनीय हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है। हाँ। यूरोपियन यूनियन इस टाइम पे बहुत मेहनत कर रहा है ऐसे लॉज लाने की और दूसरे देशों को भी प्रोत्साहित करने की, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट को हम जैसे खराब कर रहे हैं वो वैसे लॉज लेके आए जिससे हम वो खुद भी अपनी इमिशंस रिड्यूस करें और जो डेवलपिंग देश हैं और जो बाकी देश हैं वो भी अपनी इमिशंस रिड्यूस करें। पर मेरा सुनना था, जो जितना मुझे ज्ञान है, कि यूरोपियन लॉज कुछ ऐसे उन्होंने बनाए हैं कि जिससे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, स्टिल डेवलपिंग, उनके ऊपर बल्कि ज़्यादा वो सख्त हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं कि वो डेवलप ही ना हो। इस चीज़ को ब्लैंकेटली कहना मैं कहूँगा थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन जो आपका सुनना है वो काफ़ी हद तक सच है।
अब हुआ क्या है कि वो देश अपनी स्पीड पे अपनी कार्बन एमिशंस करके एक स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां पे उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब उनके पास वो एबिलिटी है कि वो वैसे लॉज ये इन्फोर्स तो कर ऐसा सकें। हुआ ना, हम तो भाई सफल हो गए, हम डेवलप हो गए, हमारे पास सब कुछ है, पर जब अब आप बंद करिए ये, क्योंकि हम भी बंद कर रहे हैं। हम तो बंद कर रहे हैं क्योंकि आप तो पहुंच चुके हैं वहाँ। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका रास्ता आप रोकना चाहते हैं। इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नजर आती है आपको? पॉलिसी एंगल से ऐसा कहना कि वो ऐसा इस कारण से करने, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड स्टार्टिंग से और अभी भी उनका ये कहना काफी हद तक सच भी है। अब हम ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं कि पहले आप तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पे तो शुरुआत करनी पड़ेगी। वो लें, वो क्लेम करते हैं कि जितने वो डेवलप्ड नेशंस हैं वो उठाएं ज़्यादा कदम, और हमें डेवलप होने दें, हम उसके बाद हम भी उठाएंगे। इसके अंदर शायद विश्व में इतना फेयर कोई होता नहीं है। इसी के अंदर यही न्यूएंस होता है कि अगर जो डेवलप्ड देश हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डेवलपिंग देशों को एम्पावर करें तो ये हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2009 में हमारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी मीटिंग होती है जी, वहां पे उन्होंने कहा कि हम डेवलपिंग देशों को $100 बिलियन 2020 तक गारंटी करते हैं, कि हम वादा करते हैं, प्रॉमिस किया उन्होंने कि हम इतना जो पैसा है वो उनको क्लाइमेट चेंज से एक्लेमेटाइज और उनकी एम्पावरमेंट और उन सब चीजों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। जी। अब ये नंबर बिल्कुल आर्बिट्रेरी है। इसका असली में जो घाटा हो रहा है और जो पैसा डेवलपिंग वर्ल्ड को चाहिए उसे कोई लेना देना ही है, बट उन्होंने एक नंबर दे दिया। लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाँ, मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आर नॉट ईमानदार नहीं अपने शब्दों को लेकर, अपने वायदों को लेकर। चलिए, इस बहस को छोड़ के एक और सवाल मुझे पूछना है। वातावरण के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक लड़ी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चाहे नदी हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, पेड़ हो, कुछ भी चीज़ आपस में सब जुड़ी हुई हैं। किसी एक को खिसका देंगे तो सब गिरने लगेंगे। तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप इसको, सारी चीज को एक पर्सपेक्टिव में डाल पाएंगे। जी। हमारे अंटार्कटिक में बर्फ होती है। जी जी। अब हम वहां पे पेंगुइन्स देख के काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके नीचे, बर्फ के नीचे होते हैं प्लैंक्टन्स और एल्गे। ये खाना होता है, एक जानवर होता है जो 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। ओके। उसे हम कहते हैं क्रिल्स। ओके। तो क्रिल्स सिर्फ एल्गे और प्लैंक्टन्स ही खाते हैं, ओह, जो बर्फ के नीचे होते हैं। ओके। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो बर्फ का स्तर है वो कम होता जा रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, जो क्रिल्स खाना खाते हैं वो कम हुआ जा रहा है। तो जो क्रिल्स की तादाद है और साइज है वो कम हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो क्रिल्स, ये छोटा सा जीव है, ये हमारी वेल्स, हमारे पेंगुइन्स और हमारी सील्स खाते हैं। अच्छा, ये उनका भोजन है? ये उनका भोजन है। अच्छा, अब आप चेन है, पूरी चेन है। अब आप ये देखो कि जब क्रिल्स का साइज कम हो रहा है और उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, अब ये भी एक अलग डिबेटेबल बात है कि उसी एरिया के अंदर अब कमर्शियल फिशिंग भी वैसे अलाउ होगी है। अच्छा। तो कमर्शियल फिशिंग के कारण उनकी तादाद और घट रही है। अब तो इस सारे के सारे साइकिल में आप ये देखो, हमारे ओशन के जो सबसे बड़े प्रेडेटर्स हैं उनका क्या होगा? उनके पास खाना ही नहीं होगा। अगर हमारे सबसे बड़े प्रेडेटर्स के पास खाना नहीं होगा तो जो हमारे उसे एक लेवल नीचे वाले प्रेडेटर्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। और अगर उनकी तादाद बढ़ गई, जो उनसे नीचे वाले प्रेडेटर जानवरों का लेवल है जो साइज में, वो ज्यादा खाए जाएंगे। तो एक बर्फ के साइज, हमारा ग्लेशियल का जो साइज है उसके कम होने से, प्लैंक्टन्स और एल्गे के कम होने से, आप देखिए पूरा साइकिल चेंज हो जाता है। ये तो हुई समुद्र जीवों की बात। तो मुझे इसको, वातावरण को, आप जो नुकसान अब तक हो चुका है उसको इंसानों से कैसे जोड़ते हैं? ये हर एक तरीकों में इंसानों के साथ जुड़ा हुआ है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारी धरती ज्यादा गर्म हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, तो इससे हो क्या रहा है, जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे ज्यादातर भारत के अंदर जो हमारे सबसे ज्यादा फार्मर्स ही हैं, 70% पॉपुलेशन फार्मिंग पे रिटायर करती है। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि जो सारे के सारे पैटर्न्स है वो अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, तो उससे हमें ये नहीं पता कि मॉनसून डेज डिले होते जा रहे हैं। जो गीले दिन हैं
वो ज्यादा गीले हो रहे हैं और जो ड्राई टाइम है वो बढ़ी जा जिसका रहा है, फसलों पे सीधा असर है। सीधा असर पड़ता है। तो दूसरा सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग में हम रोज़ाना ज़िंदगी में जो लोग हैं वो कैसे योगदान करते हैं, वो उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, चाहे एक लेवल पे एक पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, तो कौन कौन सी ऐसी हमारी गतिविधियां हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है? अगर हम इसको बड़े सरल तरीकों में समझें तो हम जो अपने फैशन इंडस्ट्री है हमारी, हाँ। अगर हम इसको समझें, हमारी फैशन इंडस्ट्री 10% ऑफ जो ग्लोबल पॉल्यूशन है उसको कंट्रीब्यूट करती है। बाप रे। आज हम ज़ारा और H&M डालते हैं और जो ये पॉलिएस्टर और ये वाले कपड़े होते हैं ये मोस्टली सारे के सारे लैंडफिल्स में ही जाते हैं। कैन यू इमेजिन 95% ऑफ ये जो क्लोथ्स हैं ये सारे के सारे या फिर तो रिसाइकल हो सकते हैं या फिर ये हम फिर से डाल सकते हैं, लेकिन वो लैंडफिल्स में आज कोका कोला कितनी बार डाल, मतलब कि आप जो भी ये पॉलिएस्टर के कपड़े हैं ये आप एक बार रिसाइकल कर लोगे, उस एक अंत में वो जमीन में जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द लेवल एक स्टडी निकली जिसके अंदर 2003 से 2018 तक जो हमारी कपड़ों की यूटिलाइजेशन है हमने उसको 36% घटा दिया है। तो इसका मतलब आज हम बहुत तेजी से अपने कपड़े डिस्कार्ड कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हर एक चीज आई तो धरती से ही है। कॉटन भी धरती से आया है, जो पॉलिएस्टर जो अलग केमिकल से बन रहा है वो भी किसी ना किसी तरह धरती से आया है। अब बात क्या है कि हर एक प्रोसेस के अंदर कार्बन एमिशंस हो रही हैं। अच्छा। हर एक प्रोसेस के अंदर किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन हमें इस चीज को समझने की जरूरत है, जो एक कंज्यूमर है उसे सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अपना बनाने की जरूरत है। उसे समझने की जरूरत है कि अगर जितना मैं ज्यादा कर रहा हूँ, जितने में ज्यादा कपड़े खरीद रहा हूँ, उससे मैं उतना ही कार्बन एमिशंस में भी मैं वातावरण को उतना ही दूषित कर रहा हूँ। करेक्ट। तो इसलिए मुझे कम से कम बस ज़रूरत लायक कपड़े खरीदिए, 2-4 बाहर के, 2-4 घर के बहुत हैं। हम कमीज़ों को बदल बदल के पहन सकते हैं, लेकिन ये होना कि मैंने तो कभी बदलना ही नहीं है, मुझे तो नए पे नए पहनने हैं, अमीरियत का दिखावा, कि वो हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये आप बता रहे। अच्छा, ये बताइए कि हार्वर्ड में जो आपने पढ़ा उसका एक खाका हमें बताइए, क्या पढ़ा आपने? उसके अंदर 2 कोर्स किए ना आपने? हाँ जी। तो जो मेरा पहला कोर्स था वो था इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स के ऊपर। उस कोर्स के अंदर जो हमने बेसिकली समझा कि जो लीडर्स हैं आज के वो कैसे बहुत ही टफ सिचुएशंस में अपना एक स्टैंड लेते हैं और एक चेंज को लेके आते हैं। जैसे कि तो उसके अंदर जैसे उन्होंने कई लीडर्स, जैसे हमारे कई फाउंडिंग लीडर्स हैं जो कि आजकल अलग अलग देशों को राज भी कर रहे हैं, जैसे हमारे कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज हमारे एक फंड के बहुत बड़े लीडर हैं। तो हमने उनकी केस स्टडीज पढ़ी जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि कैसे एक इन्वायरमेंटली कॉन्शियस आदमी अगर वो निश्चित कर ले तो वो कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे डिसीजंस ले सकता है। अच्छा, कोई एक आध उदाहरण? तो हमारे एक ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी है, उसके जो हमारे चेयरपर्सन है उनका नाम है कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज। वो कोस्टा रिका के ही हैं और अच्छा। वो कोस्टा रिका के अंदर ही वो 3 टाइम एनवायरमेंटल मिनिस्टर भी रहे हैं। ओह, उन्हीं के टाइम पे जो हमारा फॉरेस्ट कवर था कोस्टा रिका में वो डबल हुआ। अच्छा। तो आज उनके अथक प्रयासों से व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज वो जो क्लाइमेट फाइनेंस है जो कि डेवलपिंग देशों को चाहिए ताकि वो अपनी फैसिलिटीज इंप्रूव कर सके क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, बिल्कुल। तो वो उस पर बहुत काम कर रहे हैं। अरे वाह। तो हार्वर्ड के अंदर हमारा ऐसे क्लाइमेट लीडर्स पे काफ़ी ज़्यादा कि हमारे जैसे लोग जिन पे काम करना चाहते हैं उनसे प्रोत्साहन ले, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। अच्छा। और हमने इसी चीज़ को भी समझने की कोशिश करी कैसे हम क्लाइमेट चेंज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा। तो जो आपका सब्जेक्ट था कि इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में से अमेरिका के चाइना से, चाइना के भारत से, ये जो रिलेशंस हैं इनमें वातावरण कैसे एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर इनका क्या रुख रहता है देशों का, ये भी भाग है आपकी स्टडी का? बिल्कुल। इसके अंदर हमने ये समझा कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली दुनिया काफी ज्यादा चार्ज्ड अप है। या तो होता क्या है कि यूएस और चाइना के बीच काफी ज्यादा अनबन रहती है जियोपॉलिटिकली और अलग अलग चीजों में। लेकिन हमने इस चीज को एक्सप्लोर करके देखा कि चाहे दुनिया के अंदर कुछ भी चल रहा है,
लेकिन फिर भी एक प्रयास किया जा रहा है कि क्लाइमेट डिस्कशंस रुके ना। अगर कोई जंग भी हो रही है तो क्लाइमेट डिस्कशंस ना रुके। तो क्लाइमेट डिस्कशंस का सारा फोकस है आजकल कोऑपरेशन पे, क्योंकि कई देशों के पास वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम देशों में लेके आएंगे तो वो अपनी जो एमिशंस हैं उनको कम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे। आजकल जो सबसे ज्यादा फोकस चल रहा है वो इस चीज पे चल रहा है कि हम कैसे कोऑपरेशन इंक्रीज करें, हम कैसे टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज कर सकते हैं। पर आपको नहीं लगता कि ये सारी जो पिछले 50 सालों से थोड़ी बहुत चली थी और अब पिछले 20 सालों में बढ़ी है ये, कि ये सब तो अपने आप में मायने ही ख़त्म हो जाते हैं जब इज़राइल की और उनकी जो वॉर जैसी सिचुएशन है, रशिया और यूक्रेन की है, और जितने वहाँ पे चल रहे हैं, उसके बाद इन चीज़ों के कोई मायने रह जाते हैं? बिल्कुल। कैसे? इस चीज को कहना, मैं कहूंगा क्लाइमेट डिस्कशंस के ऊपर कि वो बिल्कुल रुक जाती हैं, गलत होगा। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अगर कोई लड़ाई भी चल रही है लेकिन उस चीज पे काम करती रहती हैं। आज हम लड़ तो रहे हैं लेकिन क्लाइमेट हमारे लिए वेट नहीं करेगा। तो जो ये युद्ध चल रहे हैं इस समय, इनका हमारे वातावरण पे कितना असर हो रहा है? इनका हमारे वातावरण पे बहुत ज्यादा असर होता कितने है। परसेंट? 100 में से अगर 100% नेगेटिव चल रहा है तो इसका योगदान कितने परसेंट? इसके अंदर समझने की ये बात है कि जो देश हैं वो अपने जो डिफेंस पे जो वो काम करते हैं उसकी वो कार्बन एमिशंस वैसे बताते नहीं हैं। हाँ। तो होता Yes. क्या है कि ये मिसाइल बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, जहां फोड़ते हैं, जो जहाँ इसमें से, ट्रायल्स करते हैं। और ये भी देखने की बात है जो बर्बादी होती है। तो अगर आप एक बिल्डिंग तोड़ते हैं तो उससे सिर्फ रॉकेट बनाने में, उसको तोड़ने में का ही एमिशंस नहीं है, जो एक बिल्डिंग बर्बाद हो गई उसकी भी एमिशंस हैं, जो उसको फिर से बनाने में यूज होगा उसकी भी एमिशंस Emissions हैं। हैं। तो आज ये काफी एक सैड जो स्टोरी है। कार्बन हमारे वातावरण में हम छोड़ते रहते हैं, वो किन किन चीज़ों से छोड़ते हैं? वो हम देखा जाए तो किसी भी, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, अगर हम गाड़ियां बर्न कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नेचुरल गैस जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उस सब से तो है ही है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा एक फोन है, अगर हम अपना एक फोन ऑन एवरेज 1 घंटा साल में यूज करते हैं तो हम 63 kgs ऑफ कार्बन उससे भी इमिट करते हैं। एक साल में? एक साल में 1 घंटा। पर एक दिन में लोग कर रहे हैं 10 घंटे। ये सैड रियलिटी है। एक ईमेल 0.03 ग्राम से 26 ग्राम तक कार्बन इमिट करती है। ईमेल? एक ईमेल। और हम 300 प्लस बिलियन ईमेल्स एक साल में ट्रांसफर करते हैं, ओह। विच इज 0.3% ऑफ टोटल कार्बन पोल्यूशन। तो जब हर एक्टिविटी हमारी ऐसी है जो कार्बन से वातावरण को दूषित करती है, हर एक्टिविटी, फ़ोन भी हो गया, बिजली भी हो गई, गैस भी हो गई, एक घर को चलाने में जो भी है, तो फिर हम अपने वातावरण को कैसे बचा सकते हैं? क्या बायोटेक्नोलॉजी से बचा सकते हैं? बहुत बड़ा भाग कि बायो में जैसे किरण मजूमदार ने किया कि उन्होंने बहुत से ऐसे एंजाइम्स आविष्कार करे हैं कि जिनसे आगे चीज़ें ऐसे ढंग से बनेंगी कि जो भी हम कार्बन छोड़ेंगे वो अपने आप में कंज्यूम कर लेंगे। ऐसे उन्होंने एंजाइम्स कई डिस्कवर किए। तो ऐसे अब बायोटेक्नोलॉजी की पायनियर हैं वो हमारे देश की। परंतु ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो विश्व में इसमें काम कर रहे हैं। तो क्या हमारी आशा उनसे हो सकती है? हमारी आशा ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से है जो कि अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है उसको हमें जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल्स पे लेके आना पड़ेगा। रिन्यूएबल पे, जिसको हम दोबारा से दोबारा इस्तेमाल कर सकें। रिन्यूएबल्स वो जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी नहीं बनती। इंडिया का एक काफी एम्बिशियस टारगेट है 2030 तक। भारत कह रहा है कि हमारी जो 50% एनर्जी कंजम्पशन है वो हम रिन्यूएबल से करेंगे। जैसे कि सूर्य की रोशनी, जैसे सूर्य की रोशनी, पानी की ताकत, विंड की ताकत, और उन सब चीजों को यूज करके हम अपनी 2030 तक, हमारा वो एम्बिशन है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारी बिजली की खपत है, जैसे हम अभी कोल को बर्न करके अपनी बिजली बनाते हैं, अगर हम उस चीज को, हमारे पास इनफ पैसा हो और हम रिलायबली उस बिजली को प्रोड्यूस कर सकें, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है हमारी सप्लाई चेन को, हमारे एनवायरनमेंट को डिकार्बनाइज करने का। तो जो पॉलिसी मेकिंग आप कर रहे हैं, जिस पे अध्ययन आप कर चुके हैं
और उस पे आगे प्रोजेक्ट्स। आजकल आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट क्या है? हमारा आजकल जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो चल रहा है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन पे। वही ये जो मैं बात कर रही थी आपसे, बिल्कुल कि ऐसे ऐसे उसके अंदर उन्होंने लॉज सजेस्ट किए हैं जो डेवलपिंग नेशंस के लिए तो बिल्कुल जैसे जैसे पहले एक रहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड they try to establish the same through this means also it means that's the interpretation कि वो उस मीन से भी वो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे एक अपनी सुप्रीमेसी जताना चाहते हैं। इसको हम लीगल लैंग्वेज में ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं। हाँ, ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म, यस। उसके नाम के तहत बिल्कुल इन देशों की तरक्की को रोकने की चेष्टा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे तरीके हैं जिससे उनकी अपनी सप्लाई चेन और उनकी अपनी इकोनॉमी तो डीकार्बनाइज हो जाएगी, लेकिन उसका घाटा डेवलपिंग देशों को भुगतना पड़ सकता है। आपने सप्लाई चेन पे भी स्टडी करा है ना, तो ये आपने जोड़ा उसको वहाँ। अच्छा, सप्लाई चेन के बारे में बताइए कि हाउ वातावरण से इसका क्या ताल्लुक है? तो सप्लाई चेन को ऐसे समझने की ज़रूरत है कि अगर एक कपड़ा अमेरिका में पहना जा रहा है, लेकिन वो कपड़ा बन कहाँ रहा है, वो कपड़ा अगर सपोज बन रहा है बांग्लादेश में या वियतनाम में, तो इस सारी सिचुएशन में होता क्या है कि यूज कपड़ा अमेरिका में हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई चेन की जो गंदगी होती है वो बाहर उस देश में हो रही वो बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम समझें तो कार्बन एमिशंस उनकी बढ़ती हैं। तो जो जो देश उनको प्रोड्यूस कर रहा है, तो कार्बन एमिशंस उनके बढ़ रहे हैं, उत्सर्जन जो है कार्बन का वातावरण में, और फ़ायदा उसका अमेरिका या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ उठा रही हैं। ये सप्लाई चेन के ऐसी जो आप बता रहे हैं उससे मेरा ऐसा अनुमान लग रहा है। तो होता ऐसे ही है क्योंकि दूसरे देशों में बन सस्ता जाता है और कार्बन एमिशंस वहाँ हो जाती हैं, लेकिन यूज़ कहीं और हो जाता है। ये एक वो अमीरी गरीबी का जो जाल है वो वातावरण में भी है, इंडस्ट्री में भी है, और अब के फ्यूचर के जो नियम बनाने की सोच रहे हैं उसमें भी है। ये एक त्रासदी मुझे लग रही है। अच्छा, ये बताइए कि इस समय सारा विश्व जो है एआई के गुण गा रहा है, परंतु एआई कितना वातावरण को नुकसान पहुंचाएगी, ये इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। एआई वैसे एक डबल एज स्वॉर्ड है, जिसके अंदर अगर हम समझे तो एआई की बहुत पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एआई बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन इंटेंसिव भी है। तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एआई को यूज़ करने के लिए जो इतने बड़े डेटा सेंटर्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी खपत होती है, उसके साथ उनको ठंडा रखने के लिए जो वाटर की यूजेज होती है, उसके बाद उन डेटा सेंटर्स का जो लैंडमास एरिया चाहिए होता है वो, ये सारी की सारी चीज़ें मिला के वो बहुत ही ज़्यादा भी एनर्जी इंटेंसिव है। नहीं, इस समय मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन ये करेगा, एआई करेगा। क्या ये मेरा अनुमान ठीक है? ये हम ऐसे बिल्कुल कह नहीं सकते कि वो सबसे ज़्यादा करेगा, क्योंकि ये अभी स्टिल एक इवॉल्विंग फील्ड है। लेकिन पर जैसी क्रेज चल रही है और जैसे उसके परिणाम आ रहे हैं, तो ये तो फ्यूचरिस्टिक है। ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन इससे कई बेनिफिट्स भी होंगे। एआई से हम जो हमारे क्लाइमेट पैटर्न्स हैं उनको बेटर तरीके से इवॉल्व देख पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, और जो हमारे क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस हैं हम उनको बेटर तरीके से प्रोसेसेस डिज़ाइन कर पाएंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि एआई से आपकी एडवर्टाइजमेंट, जिसकी आप पहले बात कर रहे थे, वो भी बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। तो हो क्या रहा है, एआई कंज्यूमरिज्म को भी बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है। और क्योंकि जिसको हम रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर अब होता क्या है कि एआई ने हमारे सारे सिस्टम एफिशिएंट कर दिए, क्योंकि जो सारी की सारी नॉलेज है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उससे होता क्या है कि अगर आपको पता लग जाए कि आपने कहाँ से गाड़ी नहीं लेनी है, और आपका टाइम कम लगेगा, तो ज्यादा लोग उसी रूट को लेंगे। तो उससे क्या होगा, लोग ज्यादा गाड़ियां चलाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ज़्यादातर हर चीज़ जो वातावरण को नष्ट कर रही है वो इंसानों की जो उपभोक्ता इच्छा है और जो इनकी तरबियत है इस बात को लेकर, ये उसकी वजह से है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने कोट किया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या ऐसे ही जितने रेवोल्यूशन हुए हैं कि जी ये बहुत बढ़िया चीज़ निकल आई, गैस निकल आई, चूल्हा छोड़ दो, और ये निकल आया, अब आप लालटेन छोड़ दो, आप ट्यूबलाइट्स लगा लो। बेसिकली
जहाँ हम इसको देखते थे कि अरे वाह क्या इन्वेंशन हुई है, हर इन्वेंशन ने वातावरण को तो ठेस ही पहुंचाई है। अगर हम इसको वैसे देखें तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जो हमें कॉरपोरेट ग्रीड और जो हम दूसरी चीज़ों को अगर ले आए, जो कि हमने एक कहते हैं हम अनब्रिडल्ड, जिसके अंदर हम आगे सोचते गए, लेकिन हमने वातावरण के बारे में उतना नहीं सोचा। तो ये कॉरपोरेट जो ग्रीड है, हम इसे क्यों नहीं खत्म कर सकते? ये आजकल एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जिसके अंदर अलग अलग थॉट प्रोसेस दुनिया के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो सोचने का तरीका है हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक वेस्ट के अंदर एक बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसका नाम है डी ग्रोथ, जिसके अंदर हम ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बनी रहे, लेकिन हम इतने कंज्यूमरिज्म की तरफ ना जाएं। तो अगर हम लोगों को ये कहें कि हर चीज़ को बहुत ही कम इस्तेमाल करें, तो ऐसा कोई मूवमेंट चल जाए जैसे आप कह रहे हैं चल पड़ा है, तो शायद एक आशा की किरण कि हम इतनी चीज़ें आगे से आगे, कि जी अब बस उठ के आपको बटन भी ना दबाना पड़े, रिमोट से कर लो, ये भी ना करना पड़े, ऐसे कर लो, इसको ग्रोथ मानते हैं। हमारी गलती भी ये रही है कि हम इन सब चीज़ों को इंजॉय करते रहे, लेकिन हमें ये नहीं समझ आया कि इसका वातावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब आपको लगता है कि दुनिया जो है वो सजग हो गई है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा कहना गलत होगा कि कोई भी काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं। जैसे एक राइट्स ऑफ नेचर मूवमेंट है। राइट्स ऑफ नेचर मूवमेंट के अंदर एक सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है कि नेचर जो है, जो वातावरण की जननी है, कि नेचर जो है उसके भी कोई अधिकार हैं, पर ये अधिकार तो इंसानों ने देने हैं, दे ना दे, ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है? बिल्कुल। हाँ। हमारे इनफैक्ट भारत के अंदर भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा जी को राइट्स ऑफ नेचर ही अकॉर्ड किए थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि गंगा जी के पास लीगल राइट्स होंगे। अच्छा। और बहुत अलग अलग जगह पे मद्रास हाई कोर्ट में भी एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर राइट्स ऑफ नेचर को, मदर नेचर को राइट्स ऑफ नेचर अकॉर्ड किए गए थे। दिक्कत यह है कि वो कोर्ट के थ्रू दिए गए थे, लेजिस्लेचर के थ्रू नहीं दिए गए थे। बट एक सोच यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। न्यूजीलैंड के अंदर एक वांगनोई रिवर है जिसको राइट्स ऑफ नेचर दिए गए हैं, जिसके अंदर उस रिवर को एग्जिस्ट करने का, फ्लरिश करने का और रीजनरेट करने का अधिकार दिया गया है। इसका जो कानूनी अधिकार आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने दिया है, इसके अर्थ समझाएंगे हमें? इसका अर्थ ये है कि ऐसी कोई भी इंसानी गतिविधि उसके नेचुरल कोर्स को खराब नहीं करेगी। अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल कुछ ऐसा उस पर इंडस्ट्री लगा दें या कुछ कर दें जिससे उसका जो नेचुरल कोर्स है वो खराब हो जाए या फिर वो ड्राई अप हो जाए। वाह वाह। एक हमारी नदी के इकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर उसका सेडिमेंट ट्रैवल करता है, एक लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एक लेवल ऑफ उसके अंदर वाइल्ड लाइफ, अगर आप कह सकते हैं कि वो फ्लरिश करती है। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो कहा गया है कि वो एक रिवर का अधिकार है और ये एक सोच है। अच्छा, तो ऐसे कानून न्यूजीलैंड ने बनाए अपनी रिवर के लिए, तो कोई और देश भी हैं जिन्होंने ऐसा कोई कानून वातावरण को दिया हो, नेचर को दिया हो? बहुत। ये नेशनली हम कह सकते हैं कि काम कम हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और काउंटी लेवल पे बहुत काम चल रहा है। वैसे तो हमारे पास इक्वाडोर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने राइट्स ऑफ नेचर को उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया है। ओके। और अगर हम वैसे देखें, अभी कैलिफोर्निया की एक काउंटी में एक हाथियों को उनकी बॉडीली फ्रीडम का राइट मिला है। अच्छा। पेरू जिसके अनुसार कि हाथियों को जो बॉडीली उनको वो फ्री हैं, मतलब उन्हें बांध के नहीं रखा जा सकता। ओके। और उसके साथ अगर हम आगे जाएं तो हम ये समझते हैं कि पेरू के अंदर अभी एक केस हुआ था जिसके अंदर एक रिवर को और राइट्स मिले हैं। अच्छा। स्पेन के अंदर ऐसा लेक्स के ऊपर काम चल रहा है। तो दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पे ये मूवमेंट खड़ी हो रही है। ये एक सोच है। हाँ, ये अगर आप प्रकृति को उनके हक दे देंगे और लोगों को कानूनी तौर पे बाध्य करेंगे कि आप इनके छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो अपने आप ही वातावरण की एक बहुत बड़ी पहल होगी कि वातावरण अपने आप ही बचेगा। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे ये कि प्रकृति को अपने कानूनी अधिकार इंसान दे। अच्छा, एक और बात जानना चाह रही हूँ कि जो आपने प्लानिंग की जो पढ़ाई की है, उसके बारे में बताइए कि देशों में कैसे प्लानिंग होती है?
मेरी अपनी लर्निंग के हिसाब से जो मुझे समझ आया कि एक जो जनता है, एक जो पॉपुलेशन है, उसका रोल बहुत मायने रखता है कि वो देश कैसे लॉज बनाता है। एक लीडरशिप का तो रोल रहता ही रहता है, साथ में जनता का भी रहता है। जनता का बहुत रोल है, पर जनता इतनी सजग होगी तो ना। तो वही एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हम उसको कह सकते हैं, एक विशियस साइकिल है कि कैसे पहले कौन, या फिर गवर्नमेंट आएगी या फिर लोग आएंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, ये लीडरशिप का भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। बहुत रोल रहता है। जैसे अगर हम देखें कि अब भारत ने एक काफी सजग रोल लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू। भारत ने काफी इनिशिएटिव्स ले रहा है जिससे वो अपनी एनर्जी रिन्यूएबल करना चाह रहा है। हम अपनी कार्बन इंटेंसिटी, अगर हम 100 रुपए की चीज बनाने के लिए 100 ग्राम कार्बन इमिट कर रहे थे, हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम 2030 तक उस 100 रुपए की चीज बनाने के लिए 55 ग्राम ही कार्बन इमिट करें। बहुत अच्छे है। तो एक लीडरशिप होती है, उस लीडरशिप से दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे छोटे छोटे देशों पे बहुत काम चल रहा है। तो ठंडे प्रदेशों के पास ऐसा क्या है? हम एक डेनमार्क का एग्जांपल लेते हैं। हाँ। डेनमार्क वर्ल्ड लीडर है विंड एनर्जी में। तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं विंड फार्म्स बनाने में, और वो टेक्नोलॉजी अपने आप तक ही नहीं रख रहे, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लोगों को। वाह। तो उन्होंने अपने ओशंस के अंदर भी विंड फार्म्स ऐसे खड़े करे हुए हैं। अच्छा। तो यहाँ बात यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी की ज्यादा है। हाँ, rather अगर than आपके lack। देश में हवाएं चल रही हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अगर आपके देश में सूर्य बहुत उपलब्ध है तो उसे इस्तेमाल करें। तो ये बहुत बढ़िया। भारत का एग्जाम्पल लीजिए, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लीजिए, बड़ी इकोनॉमीज का एग्जाम्पल लीजिए जो खुद डिकार्बनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि वो इंडिजिनस सॉल्यूशंस, जो उनके देश के सॉल्यूशंस हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा रिलाई करें। अच्छा, जो नौजवान पीढ़ी आ रही है जहाँ के फास्ट फूड उनकी ज़िंदगी है, और फास्ट फूड कितना जनरेट करता है कार्बन, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। अगर हम देखें फ्रोजन फूड है, फ्रोजन फूड की सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि वो ज्यादा देर तक रेफ्रिजरेट रहता है, क्योंकि इन्हें टेस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। तो वो एक ही फैक्ट्री से निकलता है, तो मतलब ट्रैवल टाइम भी ज्यादा होता है। प्रेजर्वेटिव्स का मतलब केमिकल्स हैं, तो उसका यूज भी ज्यादा होता है। तो अगर हम अपनी फूड एनालिसिस को देखें तो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कम करने वाले तो हमारे फ्रूट्स, लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, वो ही बेटर होती हैं। लेकिन ये फास्ट फूड जो सारी इंटायर चेन है, जो सप्लाई चेन है, वो भी काफी कार्बन इंटेंसिव है, बेहद। और आपने बोला ना केमिकल्स से डालते हैं प्रिजर्वेट, सो जो किरण मजूमदार हैं वो यही इसी पे काम कर रही हैं कि केमिकल्स ना डालने पड़े, बायो एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ किए जाएं। हमारे शरीर के हर भाग के लिए एक एंजाइम है। तो शी इज़ डन इनक्रेडिबल वर्क ऑन इट। अनिरुद्ध, आपने एक जी पॉड की फेलोशिप की थी, वो क्या थी? तो ये एक जी पॉड्स फेलोशिप है जो कि हमारे 2 इंडियंस इस पूरे प्रोग्राम को चला रहे हैं। उनका नाम है अर्पित चतुर्वेदी और ईशान चतुर्वेदी। अच्छा। इस फेलोशिप का नाम है ग्लोबल पॉलिसी, डिप्लोमेसी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये यंग बच्चों के लिए, और वैसे तो ये सबके लिए प्रोग्राम ओपन है, बट उनके लिए बेसिकली एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर वर्ल्ड लीडर्स, आप कह सकते हो पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी के लीडर्स, उसके बाद ऐसे लोग जो कि एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, उन सबको इकट्ठा करके स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा। तो ये काफ़ी लर्निंग कर्व था मेरे एक्सपीरियंस में। बहुत अच्छा है ये। हाँ? अभी माइक्रो प्लास्टिक्स पे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, वो हमारे वातावरण में कितना दूषित करते हैं हमारे वातावरण को, और इनको कैसे हटाया जा सकता है? माइक्रो प्लास्टिक्स कह सकते हैं कि शायद हमारी सदी का एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये प्लास्टिक के पीसेस होते हैं जो 5 mm से भी छोटे होते हैं। आप इनको देखना भी बहुत मुश्किल रहता है, खुली आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप बीच पे गए हैं तो जो आपकी सैंड पे जो एक छोटा सा पीस चमक रहा होता है, वो माइक्रो प्लास्टिक्स होता है। आज के टाइम पे माइक्रो प्लास्टिक्स आपको जो माउंट एवरेस्ट पे ग्लेशियल आइस है वहां पे भी मिल जाएगा, और एक ह्यूमन प्लेसेंटा के अंदर भी मिल जाएगा। ओहो। तो इनकी जो रीच है वो परवेसिव है, हर तरफ है। ये कहीं भी घुस सकते हैं। ये कहीं भी घुस चुके हैं, और इंसान के शरीर में भी बिल्कुल घुस चुके हैं। और इसके अब इफेक्ट्स पड़े जा रहे हैं कि इसका ह्यूमन हेल्थ पे
कितना और कैसा इफेक्ट रहेगा। तो ये घुसते कैसे हैं, कौन सी चीज़ों से आते हैं ये हमारे खाने में, हमारी जिंदगी में कौन सी चीज़ों से आते हैं? आपने देखा होगा कि जितना सारा प्लास्टिक है उनको ओशंस में फेंका जाता है। अब ये प्लास्टिक अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन होता है, यही पानी ऊपर जाके वेपर बन के कहीं जगह पे बारिश पड़ती है, फिर ये देखा जाता है कि जो यही पानी है जो हमारी अलग अलग लेक्स में जाता है जिसमें प्लास्टिक के ब्रोकन पीसेस हैं, वो ग्राउंड वाटर बन के जाता है। ओह, तो तो क्योंकि ये धरती के नीचे पानी में चले गए, धरती के नीचे, आसमान में, खाने में, बारिश में हर तरफ है अरे माइक्रोप्लास्टिक्स। बाप रे, अच्छा। तो इस तरह से वो इंसानों के शरीर में पहुंच चुके हैं। तो अब इनसे कैसे बचा जाए? पहली जो इंटरवेंशन है, जो हमारी ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी पे जो हमारी अभी बहस भी ही चल रही है, जिसका आज या कल में ही सॉल्यूशन भी निकलना है, एक तो वो बहुत बड़ी इंटरवेंशन होगी कि कैसे हम प्लास्टिक यूज को कम करें सबसे पहले। लेकिन अभी इस पे एज सच कोई पुख्ता रिजल्ट नहीं है कि हम कैसे इसको पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। क्या हम इसको निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अगर प्लास्टिक पे सारा विश्व बैन लगा दे तो? लेकिन जितना प्लास्टिक ऑलरेडी हमारी एनवायरनमेंट में है वो तो डैमेज कर ही रहा है। एक प्लास्टिक बनाने का जो पोल्यूशन है वो अलग है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर एक प्लास्टिक धूप में भी पड़ा होता है तो जब वो धूप के कांटेक्ट में आता है उससे भी कार्बन निकलती है। ओह, तो इट्स अ रीजनरेटिंग प्रोसेस थ्रू एंड थ्रू, एंड वो हर तरीके से, और जब वो प्लास्टिक ब्रेक करता है तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है एंड इट्स स्प्रेडिंग एवरीवेयर। ओह, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस ऐसे विषय पे काम कर रहे हैं जिसमें आप हमारे आने वाले भविष्य में वातावरण को बचाने की कोशिश के बहुत से कुछ निकाल के लाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहती हूँ कि आप भारत के एक ऐसे नागरिक बने कि आपको लेकर भारत को कल बहुत गर्व महसूस हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।